हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स देखे थे हमने, और हमने देखा था उन पे कुछ सवाल देखे थे। मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन देखा था हमने। आज हम बात करने वाले हैं इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर, क्योंकि फर्दर जो आपका लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें मैं वेपर प्रेशर यूज़ करूँगा और आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं इवेपोराइजेशन। देखिए इवेपोराइजेशन होता क्या है। जब कभी भी कोई भी लिक्विड अपने वेपर स्टेज में आती है और ये जो फेज चेंज हो रहा हो वो लेस देन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं इवेपोराइजेशन। अभी इवेपोरेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो इवेपोरेशन डिपेंड करता है, देखिए पहला मैं लिखता हूँ फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर होता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, या इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं। क्या? देखिए इन शॉर्ट बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब खास बात क्या है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो उसका इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें H2O और CH3COCH3 की, तो हमें मालूम है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और यहाँ पर डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, और जिसके वजह से आपका इवेपोरेशन इसमें ज़्यादा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंट्रैक्शन ये सब मालूम है, क्योंकि ये जो क्लास है आपका, ये क्लास आपका सोल्यूशन का है और यहाँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ रिवीजन का, उसमें मैं ये सब सारी बातें आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो ये आपका पहला फैक्टर था। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट फैक्टर हैं वो हैं, देखिए सेकंड फैक्टर इज सरफेस एरिया। अभी होता क्या है, मैं दो कंटेनर ले रहा हूँ। ये देखिए ये कंटेनर का एरिया जो है ये बड़ा है और इस कंटेनर का एरिया सरफेस एरिया छोटा है। तो यहाँ जितना ज़्यादा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये एक्चुअली इवेपोरेशन जो होता है वो एक आपका सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस पे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे
तो उनकी टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी कि वो अपने लिक्विड फेज से किस फेज में, वेपर फेज में आ जाएं। यहाँ पर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो कम मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ सरफेस पे मॉलिक्यूल्स, इस जगह पर सरफेस से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए वन कंडीशन में आपका जो इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और ये सेकंड कंडीशन में इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। एक और आपका फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर से क्या होता है, हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो आपका वेपोराइजेशन का रेट है, सो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज होगा, और इसलिए आपका इवेपोरेशन जो है वो बढ़ेगा। तो हमने देखा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो ये आपके 3 फैक्टर थे जो हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से इवेपोरेशन जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर का। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। सो वेपर प्रेशर, देखिए वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर होता है, हमें पहले तो इसको अच्छे से समझना होगा एक्चुअली क्या होता है वेपर प्रेशर। तो हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पे इस तरीके से है, आप देखें। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन हो क्या रहा है कि ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है और एक जो बल्क में मॉलिक्यूल है, तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल के चारों तरफ जो फोर्स हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं, और इसके चारों तरफ जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हैं, चारों तरफ से हर जगह से बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस हैं, और ये जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं इसके वजह से इस मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होगी कि ये क्या करे आपका, कि ये अगर कोई एयर आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उसके आने से ये मॉलिक्यूल क्या करेगा कि ये तुरंत अपने वेपर फेज में आ जाएगा, और ये लिक्विड फेज से किस में पहुंच जाएगा, वेपर फेज में पहुंच जाएगा। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो तुरंत अपने लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाए, क्योंकि उन पे अनबैलेंस फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो अनबैलेंस फोर्सेस जो लग रहे होते हैं तो उनका जो एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल फोर्सेस, और वही रेसिडुअल फोर्सेस के वजह से ये जो है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आ जाता है। अभी बात ऐसा है कि ये तो हमने इवेपोरेशन समझा कि इवेपोरेशन कैसे हो रहा है। अब हमें करना क्या है, इसी कंटेनर को, इसमें जो आपका लिक्विड है इसे हमें एक सील कर देना इस तरह से। अब जो हमने इसको सील किया है तो होगा क्या कि इस जगह पर वेपर तो क्रिएट होंगे, यहाँ वेपर तो क्रिएट होंगे, ये वेपर मैं बना रहा हूँ इस तरह से। ये वेपर मॉलिक्यूल, वेपर जो है वो इस तरह से अपने वेपर फेज में ये मॉलिक्यूल्स में बना रहा हूँ। अब होगा क्या कि जब हमने इसको सील कर दिया है तो ये अब एक कन्फाइंड स्पेस है, और इस स्पेस में मॉलिक्यूल कैरी करने का एक लिमिट है। अब उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद होगा क्या कि वेपराइजेशन होगा। बहुत लोगों को लगता है कि जब ये कन्फाइंड स्पेस भर जाए तो फिर वेपराइजेशन होगा नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जब ये
जब भी ये कन्फाइंड स्पेस बढ़ गया है तो भी वेपराइजेशन होगा, लेकिन अब चूंकि स्पेस है नहीं तो उसी समय स्पेस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वेपर फेज से एक मॉलिक्यूल आपका लिक्विड फेज में आ जाएगा। तो इस जगह पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो तरह की बातें हो रही हैं। एक आपका हो रहा है क्या कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन, एक तो वेपोराइजेशन हो रहा है और इसी समय जो है कि रेट ऑफ कंडेंसेशन, दो प्रोसेस हो रही हैं। एक बार क्या हो रहा है कि लिक्विड से मॉलिक्यूल निकल करके वेपर फेज में जा रहा है, और जिस समय लिक्विड से मॉलिक्यूल निकल के वेपर फेज में जा रहा है उसी समय वेपर से एक मॉलिक्यूल निकल के लिक्विड फेज में आ रहा है। और इस जगह पर जो वेपराइजेशन का रेट है और जो कंडेंसेशन का रेट है दोनों इक्वल हो गए हैं, और इक्वल होने की वजह से यहाँ पर वेपर के वजह से पर यूनिट एरिया पे एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। वो फोर्स को हम बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो आपको मैं इसे एक बार समराइज कर देता हूँ इस बात को कि पर यूनिट एरिया पे जो वेपर क्रिएट हुआ उस वेपर का जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात है कि हमें इवेपोरेशन के साथ साथ ही आपका वेपर प्रेशर क्रिएट होता है अगर कंटेनर को हमने सील करके रखा है। कंटेनर अगर सील नहीं है तो जो वेपर क्रिएट होगा वो एस्केप कर जाएंगे और वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, सराउंडिंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर सील करके हमने रखा है तो फिर वेपर बनेगा और वेपर की वजह से प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो अब हम जानते हैं कि किन किन बातों पे, किन किन फैक्टर्स पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए होगा क्या कि अगर हम दो लिक्विड का बात करें तो दो लिक्विड का बात करें जिनमें एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई है और एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो होगा क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हाई होगा तो वेपर उतने ही कम बनेंगे, और जितने कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब दूसरी बात यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट फैक्टर है अपना सेकंड फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया समझने के लिए मैं फिर से दो बीकर बनाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये एक बड़ा सरफेस एरिया वाला मैंने बनाया, एक छोटे सरफेस एरिया वाला मैंने बनाया। अब कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता था, उसी तरह आपका वेपर प्रेशर भी जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा एक डाउट है जो सबको ये रहता है, ये मतलब गलत है ऐसा थिंकिंग कि वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया, जो कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है।
ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि ये कंटेनर बड़ा है, ये जो फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर, और ये जो है सेकंड कंटेनर। तो जो फर्स्ट कंटेनर है उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो वेपर भी उतना ज़्यादा बनेगा। अब वेपर जितना ज़्यादा बनेगा तो होगा क्या कि वेपर के वजह से जब पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स होगा वो आपका वेपर प्रेशर का लाएगा। अब सेकंड केस को देख लेते हैं। सेकंड केस में भी क्या है, एरिया थोड़ा छोटा है, उससे वेपर भी छोटा कम क्रिएट होगा, तो अब पर यूनिट एरिया पे जो हमें प्रेशर मिलेगा, वेपर प्रेशर, वो दोनों सेम ही होगा क्योंकि दोनों एवरेज हो जा रहे हैं। कहने का मतलब एरिया ज़्यादा तो वेपर ज़्यादा, तो उस वेपर को उस बड़े वाले एरिया पे क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है। और छोटे वाले एरिया में क्या है, वहाँ एरिया छोटा तो वेपर भी कम क्रिएट होगा। अब उस कम वेपर को ही उस छोटे एरिया को क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है। तो इसलिए वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया से। तो ये आपका जो था वो सेकंड फैक्टर था। अब थर्ड फैक्टर की हम बात करते हैं, डेट इज टेम्परेचर। सो थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। अब ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर्स तो ज़्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो इसलिए आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इस फैक्टर का आगे हम एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आगे एक फॉर्मूलेशन पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे किस तरह वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो मैं आपको रिवाइज करा दूं मैंने क्या क्या आज आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि इवेपोरेशन क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि एक्चुअली इवेपोरेशन होता कैसे है, वेपर प्रेशर का क्या बात है, वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको राउल्ट लॉ चालू करूँगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स।